हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्षरिका दिया। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का बॉटनिकल पार्ट पढ़ा था। अब यहाँ से जूलॉजिकल पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 इसका हम यहाँ से शुरू करेंगे। शरीर में गति इस चैप्टर का नाम है। 7 चैप्टर हम लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर में गतियाँ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आप चलते हैं और आपके शरीर में कितनी जोड़ या संधियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी हड्डियां आपके शरीर में पाई जाती हैं। जहां जहां पर दो हड्डियां जुड़ती है उन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधियां दो तीन प्रकार की है। पहली है कंदुखलिका संधि। इसमें एक जो हड्डी का भाग होता है वो कैसा होता है? ये हड्डी का भाग आपका होता है कटोरी नुमा, और दूसरा भाग आपका इसमें इस तरीके से फंसा रहता है जैसे कि उसमें बॉल फंसी हुई हो और वो चारों तरफ घूमने के लिए उसमें स्वतंत्र होती है। कंदुखलिका संधि हमारे हाथ यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कंधे की जोड़ पर, और यहाँ पर नीचे कह सकते हैं नीचे कूल्हे की जोड़ पर पाई जाती है कंदुकलिका संधि। दूसरी होती है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि में क्या होता है? ऊपर का शरीर एक मटके के जैसे होता है और नीचे की तरफ एक डंडी फंसी हुई होती है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारे सिर वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसे ऊपर का जो है ये मटके नुमा स्ट्रक्चर और उसके अंदर एक डंडी यहाँ पर फंसी हुई है। तो गर्दन में जो हमारे संधि पाई जाती है वो धुराग्र संधि पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे तीसरे नंबर की संधि हिंज संधि। हिंज संधि में क्या होता है कि जो जोड़ होता है वो कब्जे के जैसा होता है, जैसे आपके दीवारों दरवाजों में जो लगा होता है कब्जा, जो एक ही तरफ घूमने के लिए बाध्य होता है। इसे आप यूं नहीं घुमा सकते। ये संधि आपकी कहाँ पर होती है? आपकी कोहनी में और आपके घुटने में ये संधि होती है। फोर्थ नंबर की संधि जो आपकी है अचल संधि है। अचल संधि जो आपकी है वो है आपके जबड़े, जो ऊपर का जबड़ा होता है जो आपकी खोपड़ी से जहां से जुड़ा होता है, जबड़े और कपाल के मध्य की जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि कहलाती है? अचल संधि कहलाती है। यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये फिक्स होती है। एक्सरे से हम अपनी सारी जो मानव शरीर की हड्डियां हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं। अस्थियों के अलावा हमारे शरीर में उपास्थियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर इसमें दिया है पसली पंजर। पसली पंजर की अगर हम बात करें तो पसली पंजर में वक्ष के दोनों तरफ, यानी इस साइड भी कितनी पसलियां होती है? 12 इस तरफ होती है, 12 ही इधर होती है। दोनों तरफ 12 12 पसलियां होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ तक 10 पसलियां जो होती है ये इस तरीके से आपस में जुड़ी होती है। 10 पसलियां आपस में यहाँ पर जुड़ी होती है, और लास्ट की जो ये दो पसलियां हैं ये वाली, ये दोनों अधूरी अधूरी होती है, यानी ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। तो इस तरीके से 12 यहाँ पर पसलियां होती है हमारे पसली पंजर में। मेरुदंड की अगर बात करें तो मेरुदंड जो है जिन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है उन्हें कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड में कशेरुका की संख्या 33 होती है। देखिए, इसमें जो ऊपर हमने पसली पंजर के बारे में पढ़ा, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि वक्ष में कितनी तरफ होती है, तो दोनों तरफ 12 होती है और टोटल 24 होती है। कशेरुका की बात करें तो कशेरुका में 33 कशेरुकाएं से मिलकर एक मेरुदंड का निर्माण यहाँ पर होता है। कंधे की अस्थि, कंधे के अंदर यहाँ पर दो अस्थियां होती है उभरी हुई। ठीक है, और यहाँ पर अंश मेखला पाई जाती है कंधे के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये जो आपका कमर से नीचे का हिस्सा होता है जिसमें कूल्हे वाला भाग है जिसके सहारे आप बैठते हैं, यहाँ पर श्रोणि मेखला पाई जाती है और यहाँ पर श्रोणि अस्थियां होती हैं। धुराग्र संधि मानव की खोपड़ी और मेरुदंड के बीच में पाई जाती है। जो अस्थियां कठोर होती है जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, एक तो वो अस्थियां होती है, दूसरी होती है उपास्थियां, जो होती तो अस्थियां जैसी कठोर है मगर उन्हें मोड़ा जा सकता है। तो उपास्थियां जो है वो हमें कान में मिलती है। कान का जो ऊपर वाला पार्ट है ये उपास्थियों का बना होता है, जबकि नीचे वाला पार्ट जो है वो पेशियों का बना होता है।
पेशियां क्या है? पेशियां जो है वह आपके चलने में सहायक है। पेशियां क्या है? आपके चलने में सहायक है। जब आप अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो नीचे वाली पेशियां जो है वो फैल जाती है और यहाँ से ऊपर वाली पेशियां सिकुड़ कर मोटी हो जाती है, ऊपर की तरफ फूल जाती है। जब ये फूल जाती है तो पुनः ये व्यक्ति को इस ओर एक तरीके से फैलने को प्रेरित करती है और आप अपना हाथ खोलते हैं तो ये वापस जो पेशियां हैं अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है और ये इधर वाली पेशियां पुनः सिकुड़ जाती है। पेशियों के संकुचन से ही हमारे शरीर में क्या होती है? गति होती है। पेशीय संकुचन के कारण हमारे शरीर में गति होती है। अब ये तो मनुष्य की बात थी। अब जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में किस तरीके से गमन होता है? सबसे पहले है केंचुआ। केंचुआ जो है वो अपने शरीर का इस तरीके से यूं यूं करके कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या करता है, ये एक पार्ट को यहाँ जमीन में फिक्स कर लेता है, फिर इस पार्ट को ये संकुचित कर लेता है, फिर आगे वाले पार्ट को फैलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट को ये जमीन में फिक्स करता है और पीछे वाले पार्ट को छोड़कर फिर इसको फैलाता है। तो इस तरीके से संकुचन और विस्तारण के कारण केंचुए की गति होती है। जिस वजह से ये जमीन में अपने आप को टिकाता है उन्हें शूक कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो केंचुआ है उसके शरीर में कौन सी आकृति पाई जाती है? तो शूक पाई जाती है और शूक के कारण ही ये अपनी मिट्टी में पकड़ बनाता है। केंचुआ मिट्टी को खाता है और केंचुए के द्वारा जो खाई गई मिट्टी है उसमें जो उपयोगी पदार्थ इसके शरीर के लिए आवश्यक है वो उनका अवशोषण करके अन्य पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है। इस वजह से केंचुए की जो ये कार्य करता है उससे वो उसकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है और उससे पौधों को फायदा होता है। घोंघा जो है इसके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके ऊपर जो है एक गोल स्ट्रक्चर ये पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एकल एकक कंकाल ये होता है, एक कवच के तौर पर होता है। इसके अंदर इसका शरीर पूरा बंद होता है। जब इसको गति करनी होती है तो इसके एक छिद्र से ही अपना शरीर बाहर निकालता है और उसके बाद ये गति अपनी करता है, बिल्कुल केंचुए की तरह ही संपीड़न और विसरण के कारण ये अपनी गति करता है। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तिलचट्टा जो है उसके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है और विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा ये बनता है और इसी कारण इसकी गति हो पाती है। तिलचट्टे के जो पैर हैं वो बहुत चौड़े व पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उसे चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। इसके बाद हम बात करेंगे पक्षियों की। तो पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो खोखली होती है। इस वजह से पक्षी जो है वो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। अस्थियां इनकी हल्की होती है और मजबूत होती है। पश्चपाद जो है यानी पैरों की अस्थियां जो है चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इनमें क्या होता है कि जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है इनके पैरों में। अग्रपाद जो होते हैं उनके पंखों के रूप में होते हैं। इनके कंधे की जो अस्थियां है वो मजबूत होती हैं और वक्ष की अस्थियां जो है उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। इनके जो पंख है जब ऊपर नीचे होते हैं तो हवा के दाब की वजह से और इनका शरीर हल्का होने की वजह से ये आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। मछली पानी में तैर पाती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये देखिए कि नौका जो है वो आसानी से पानी में तैरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे से जो ये तीखा स्ट्रक्चर रहता है ये पानी में इसको तैरने के लिए सहायता प्रदान करता है और यही स्ट्रक्चर मछलियों में रहता है कि मछलियों का जो आगे का तीखा स्ट्रक्चर है ये इनके धारा रेखीय प्रवाह के लिए इनको सहायता प्रदान करता है। इनकी शारीरिक आकृति इनको जल में तैरने के लिए सहायता प्रदान करती है। कुछ मछलियों में पूंछ भी होती है जो ये पूंछ इनके तैरने में इनको सहायता प्रदान करती है।
सर्प में जो गति होती है किस तरीके से होती है? सर्प में मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण व असंख्य होती है। ये परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। शरीर में इनकी सारी पेशियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। शरीर पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। शरीर का सर्प का जो शरीर है वो वलय रूप में मुड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो सर्प है वो गति भी किस तरीके से करता है? वलय के रूप में ही वो गति करता है। यहाँ पर ये देखिए कि जो सर्प है वो वलय रूप में गति करेगा तो बहुत तेज गति करेगा, परंतु सरल रेखा में गति करना इसके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म है और इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। अस्थियों की जो संधियां है वो शरीर को गति में सहायता प्रदान करती है। किसमें सहायता प्रदान करती है? गति में सहायता प्रदान करती है। अस्थियां में उपस्थितियां संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? तो कंकाल बनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा। कोहनी की अस्थि जो है आपकी वो जो है हिंज संधि से जुड़ी हुई होती है। कौन सी संधि से? हिंज संधि से जुड़ी हुई होती है। गति करते समय किसके संकुचन से? पेशियों के संकुचन से हमारी अस्थियां आगे पीछे खिंचती है। क्या सभी जंतुओं की गति एक समान होती है? बिल्कुल नहीं। उपास्थिति जो है वो अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? नहीं। उपास्थि अस्थि से कोमल होती है, कठोर नहीं होती। अस्थियां ज्यादा कठोर होती है। अंगुलियों में अस्थियों में संधि नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंगुली की अस्थियों में संधियां पाई जाती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, मछली जो है इसको क्या करना है? मैच करना है। चलिए छोड़िए। नेक्स्ट आपका आता है सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीवों की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो किन किन आवासों में रहते हैं, यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें स्टार्ट आपका टॉपिक होता है क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा बनता है? क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है आवास और अनुकूलन से स्टार्ट होता है और सबसे पहले इसमें मरुस्थल की यहाँ पर बात की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार? अच्छा, तो देखिए मरुस्थल में जल की मात्रा बहुत कम होती है, दिन बहुत गर्म होता है और रातें बड़ी ठंडी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि श्वसन के लिए आसपास की वायु का ये उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो ऊंट पाया जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो भूरे कलर का होता है, जिसकी वजह से उसको गर्मी कम लगती है। ऊंट को अगर 7 दिन में एक बार पानी पिलाया जाए तो नेक्स्ट 7 दिन तक ऊंट को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी एक मरुस्थल के अनुसार उसका अनुकूलन है। और नेक्स्ट इसमें आपके क्या दिया है? मछलियों के लिए दिया है कि मछलियों का जो शरीर है वो नौका के जैसे होता है, जो उनका तैरने में सहायक है। क्योंकि मछलियां पानी के अंदर रहती है, उनके शरीर पे गिल्स पाए जाते हैं, यानी वो अपने गिल्स से यानी गलफड़ों से ही श्वसन करती है। इनकी जो पूंछ होती है वो चपटी होती है, जो इनको तैरने के अंदर सहायक होती है और जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। कौन करती है? पूंछ। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मछली को जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उसका शरीर की जो आकृति है, नौका रोमा संरचना, ये सहायक है या फिर इसकी पूंछ सहायक है? तो यहाँ पर इसकी पूंछ इसकी दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक है। नेक्स्ट आपका आता है
कि आवास और अनुकूलन की यहाँ पर बात की है कि जो जंतु या पौधे जिस परिवेश में रहते हैं वो उस परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें रहने योग्य बना लेते हैं, यही उनका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। सजीव जिस आवास में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वो उसका आवास कहलाता है। स्थल पर जो जीव पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास वाले जीव कहते हैं, और जो जीव जल में पाए जाते हैं उन्हें जलीय आवास वाले जीव कहा जाता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। जैसा कि हम कहेंगे कि पानी के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो जितने भी पौधे और जंतु उस पानी के अंदर पाए जाते हैं वो सब उसके क्या कहलाते हैं, जैव घटक कहलाते हैं। और जो जो दूसरी निर्जीव वस्तुएं हैं जो उस आवास में रहती है वो उसके अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे कि वहाँ के पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, ये सब क्या कहलाएंगे, अजैव घटक कहलाते हैं। अब स्थलीय आवास में सबसे पहले ऊंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऊंट का मल भी शुष्क आता है, उसका कलर भूरा होता है जिसकी वजह से उसको गर्मी कम लगती है। ऊंट के शरीर पे बाल कम होते हैं या न के बराबर होते हैं जिसकी वजह से उसे गर्मी नहीं लगती। ऊंट को प्यास कम लगती है और 7 दिन में एक बार पानी पी लेता है और उससे अपना स्टोरेज कर लेता है और उसके अगले 7 दिन तक उसका काम उससे चल जाता है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र में वैसे ही पेड़ पौधे खाने के लिए उसको कम मिलते हैं, तो उसके भोजन की उसको आवश्यकता है इसी तरीके से पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पर जो मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप है वो मरुस्थल में कुछ इस तरीके से घर बनाकर या बिल बनाकर रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी हो जाती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उनमें कम होती है, यानी पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में पाई जाती है जिसके कारण उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम होती है और उन्हें जल की आवश्यकता कम पड़ती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों को कैक्टस कहते हैं। यहाँ पर ये हमने देखा है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो सामान्यतः ठंडे होते हैं इसलिए इसमें तेज हवा चलती है। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, शंकुनुमा। क्योंकि यहाँ पर हिमपात होता है तो शंकुनुमा जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो जब उस पर बर्फ गिरती है तो ये बर्फ जो है वो पौधों पर जमती नहीं है और नीचे आ जाती है। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उनके शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं जिसके कारण क्या है कि उनको ठंड नहीं लगती। इनकी चमड़ी भी मोटी पाई जाती है। ठीक है। घास स्थल, घास स्थल में क्या होता है कि शेर वन में घास स्थल में रहता है और एक शक्तिशाली जंतु है। हिरण जैसे जंतु का शिकार कर वह उन्हें खा जाता है। ये मटमेले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर एवं हिरण का चित्र यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरीके से घास क्षेत्र में जो पाए जाते हैं जंतु, तो इनका जो शरीर का रंग होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो इस तरीके से इस घास में अपने आप को छुपा लेते हैं कि इसके अनुकूलित होते हैं वहां के शेर के। तो जो शिकार करते वक्त यहाँ पर जो शिकारी होता है वो आसानी से इसको शिकार जो करता है उसे आसानी से देख नहीं सकते कोई दूसरा। समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उसमें स्क्विड या ऑक्टोपस जैसे हैं, वो धारा रेखीय प्रवाह नहीं करते। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। जल में रहने वाले जो जीव हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, यानी क्लोम पाए जाते हैं श्वसन के लिए। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु होते हैं जिनके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते। इनके सिर पर स्थित नासा द्वार यानी इनके वात छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये सांस लेते हैं और जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें समय समय पर समुद्री सतह पर आकर अपने श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालकर श्वास इनको लेनी होती है। ये समुद्र की सतह पर आते हैं
अपने जो श्वास छिद्र है या नासा छिद्र है उससे ये पहले जल बाहर निकालते हैं, फिर ये स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं और फिर ये समुद्र के अंदर गति करते हैं। समुद्र और तालाब में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है, सतह पर ये प्लवन करती रहती है यानी तैरती रहती है। ये मिट्टी में अस्थिर होती है और इनकी जड़ें मजबूत नहीं होती। जलमग्न जो होते हैं पौधे, इनमें पत्तियां जो है वो बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति भी नहीं पहुंचती। इनकी पत्तियां वैसे साधारणतः चौड़ी पाई जाती है जिसकी सहायता से भी पौधा क्या है, जल में तैरता रहता है। मेंढक की अगर बात करें यानी जल में रहने वाले जीव की बात करें तो इसके जो पश्चपाद है वो लंबे और मजबूत होते हैं जो इसको छलांग लगाने में सहायता प्रदान करते हैं या शिकार करने में सहायता प्रदान करते हैं। मेंढक के पैरों में पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती है जो इसके तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट इसके बाद में चैप्टर में श्वसन क्रिया, सभी जीव श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा पढ़ते हैं कि यदि किसी पौधे के जो गमला है उसको हम एक कमरे में रखेंगे और अगर एक ही डायरेक्शन से सूर्य की रोशनी आती है तो वो जो पौधा है वो उस सूर्य की रोशनी की दिशा की तरफ मुड़ जाता है। तो ये क्रिया क्या है, उसमें श्वसन की क्रिया के कारण होता है। पौधों में भी उत्सर्जन होता है, सजीवों में भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया से क्या करते हैं, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। पौधे का बनना देखिए, सबसे पहले बीज होता है, बीज में से जड़ निकलती है, उसके बाद यहाँ पर इसमें से पत्तियां निकलती है और फिर पौधे का निर्माण होता है। प्रजनन द्वारा जो जीव है वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में अपने जीव की उत्पत्ति करके अपनी प्रजाति को बनाए रखने का काम ये करते हैं। सजीवों में गति, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म है। इस चैप्टर में बस इतना ही, हमने ये सारे टॉपिक पढ़े, इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अनुकूलन कहलाता है। स्थान पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। जो जल में और स्थल में वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं तो वहां उसको क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के जैविक घटक हैं या अजैविक घटक हैं, तो वो वहां के अजैविक घटक हैं। और जो जीव होते हैं किसी आवास में रहने वाले, वो वहां के जैविक घटक कहलाते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया कहते हैं, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अनुकूलन कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, अनुकूलित कहते हैं हम उन लोगों को। ठीक है, ये चैप्टर आपका इतना ही। इन बुक्स की सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका फिजिक्स का चैप्टर इसमें स्टार्ट हो जाता है, पर ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है इसमें आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं है। यही अगर आप आरबीएससी बोर्ड की बुक पढ़ेंगे तो आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें अभी चली हुई है उसमें पीछे की तरफ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर
आप एक बार आरबीएससी बोर्ड्स की बुक्स जरूर पढ़िए एग्जाम के लिए। अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ये किताब आरबीएससी बोर्ड की जो 6 to 10 की किताबें हैं वो बिल्कुल आप पढ़िए। आज के चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।